हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री 10th क्लास का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इंग्लिश में इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें से आज आप लोगों को 85 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे। कितने? 85। और ये बात मान के चलिए 85 में कम से कम इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव इसी से आएंगे। चलिए तो पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो सोडियम धातु है, अल्मोनियम धातु है, कैल्शियम भी धातु है। तो अधातु कौन सा हो गया? अधातु आपका हो गया पहला वाला। कौन सा? पहला ए क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए अब दूसरा वाला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? उपधातु कौन सा है? उपधातु है आपका सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? जीई। ये क्या है? एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। सी नंबर क्या है? उपधातु है, जीई। अब चलते हैं तीसरा में पढ़िए क्या है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ये यौगिक जल में विलीय है, तो ये तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व क्या हो सकता है? ये तत्व हो सकता है आपका कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। क्या होगा ये? कैल्शियम, पहला वाला। अब चलते हैं चौथा नंबर। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों? कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसमें जिंक के बजाय टिन का लेप चढ़ा होता है। किसका लेप चढ़ा होता है? टिन का लेप चढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है। जिंक अधिक क्रियाशील होता है। चौथा का क्या हो जाएगा? जिंक की अपेक्षा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है उसको लेप नहीं चढ़ाया जाता है। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। टिन जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन को ये किया जाता है। चलिए अब चलते हैं पांचवा नंबर में। निम्नलिखित तत्वों में से कौन से विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, जिसमें विद्युत की धारा सबसे अच्छे से पास हो? सर्वोत्तम सुचालक, गुड कंडक्टर कौन सा होगा? बी नंबर, एजी। क्या होगा? बी नंबर आपका। एजी क्या होता है? गोल्ड। सबसे अच्छा विद्युत का गुड कंडक्टर इसी को बोला जाता है, एजी को। एजी किस में है? गोल्ड में। अब चलिए निम्न में से कौन सा उपधातु है? धातु भी और अधातु भी। उपधातु जिसको कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु आपका हो जाएगा एसबी। कौन सा हो जाएगा? एसबी। क्या है ये? उपधातु है। उसके बाद पीतल है एक, मतलब धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। क्या है? पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल क्या है जी? मिश्र धातु है। याद रखिएगा आप लोग ये सब। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब दो तरह के धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है पीतल को। चलिए अब चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? आयनिक यौगिक। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन ऐसा पदार्थ है जिसको ऑक्सीजन, मतलब खुले हवा में रखा जाए तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा होगा? गोल्ड। गोल्ड क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। गोल्ड क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए अगर सोना यानी गोल्ड को अगर जमीन के अंदर भी कभी रह जाए तो उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत कम करता है, बहुत कम मात्रा में। उसके बाद 10 में चलते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितना कैरेट में लिखा जाता है? 22, 24, 20, 12 कितने कैरेट में लिखा जाता है? शुद्ध सोना को 24 कैरेट में लिखा जाता है। कितना? 24 कैरेट। आप लोग सुने होंगे कि ये 24 कैरेट का सोना है। 24 कैरेट इसका मापा जाता है कि हाँ ये शुद्धता उसका मापा जाता है। अगर कैरेट में थोड़ा सा कम होगा
तो उसकी शुद्धता कम होती जाएगी। अगर 22 कैरेट है तो थोड़ा शुद्धता उसमें कम है, 20 कैरेट है तो 22 से भी थोड़ा कम है, मतलब अगर 12 कैरेट वाला सोना हो गया तो बहुत कम, शुद्धता उसका कम। सबसे हाई कैरेट में अगर रहेगा 24 कैरेट, वो बहुत अच्छा सोना होता है। चलिए अब चलते हैं 11वां नंबर में। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिए अधातु के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। अधातु कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और एक दूसरा आप लोग ये बताइए, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीसा और टीन एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? शोल्डर बनेगा। क्या बनेगा? शोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शोल्डर। क्या कहते हैं जी? शोल्डर। चलिए उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। इसको किससे चाकू से काटा जा सकता है आप लोग बताइए। यहाँ पे लिथियम ही एक ऐसा है जिसको क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, Ag, Ag, Au, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इन चारों में से कौन सा है? कॉपर। कौन सा है? कॉपर। कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन सा अधातु है? फेरस, कैल्शियम, अल्मोनियम, Au। इनमें से अभी क्या बोलते हैं, अधातु कौन सा है? अधातु आप लोगों को बताना, अधातु कौन सा होगा? अधातु आपका यहाँ पे कार्बन हो गया। कौन सा हो गया? कार्बन। अधातु यहाँ पे कार्बन हो गया। चलिए उसके बाद कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोगों को पढ़ाया गया कार्बन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। याद रखिए इसको, कार्बन क्या है? अधातु है। उसके बाद सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, कोई नहीं है। सिलिका। सिलिका क्या है? इनमें से धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, उपधातु भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप लोग बताइए? इन अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नंबर 2, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन, सहसंयोजक क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं? धनायन। उसके बाद अब चलते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्य होती है क्या? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन, क्या होता है? धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? क्षार होते हैं, क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? क्षार। नंबर 2, बी जिसको बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद आयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या? हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन पलवन विधि, उसके बाद और क्या है? उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? अगर अयस्क में चुंबक है अशुद्धि के रूप में, अगर उसको अलग करना है तो कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद सल्फर अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है किससे? हाथ से चुनकर, निच्छालन द्वारा, फैन पलवन द्वारा, निस्थापन द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? सी, फैन पलवन द्वारा। किसके द्वारा? फैन पलवन द्वारा। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है?
अल्मोनियम का मिश्र धातु आपका हो जाएगा हिंडोलियम, जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका हो जाएगा हिंडोलियम। निम्नलिखित एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या है? हिंडोलियम, 1 नंबर। अब चलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट किसका होता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। बॉक्साइट को लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बॉक्साइट किसका होता है? बॉक्साइट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का, डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। उसके बाद चलते हैं, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लास से, कॉपर पाइराइट से, क्यूप्राइट, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से होगा आपका कॉपर पाइराइट से, CuFeS2, CuFeS2 किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? देखिए, सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक यहाँ पे अभी जो दिया हुआ है उनमें सबसे कम होगा, और दूसरा वाला है अल्मोनियम है, कॉपर है, फिर से सबका अधिक ही होगा। तो कॉपर क्या है? यहाँ पे एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम है। चलते हैं अब 27 नंबर पे। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8, S4, S2 किस में पाया जाता है? साधारण गंधक S8 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? S8। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, बी। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग 28। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। क्या होता है? आणविक सूत्र P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? P4। चलते हैं अब 29। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना कौन ऐसा द्रव्य है जिसके साथ घुल जाता है? एक होगा अम्लराज में, दूसरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से कोई नहीं। सोना अम्लराज में घुल जाता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। सोना किस में घुल जाता है? अम्लराज के साथ घुल जाता है। पहला सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन सा? अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें हमेशा एक धातु रहता है। कौन वाला बताइए आप लोग? अमलगम में हमेशा पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। क्या पाया जाएगा? पारा। चलिए अब 31 नंबर में, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक, एकांताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक, श्वेत फास्फोरस, क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है साधारण गंधक। क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। याद रखिए आप लोग, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में अति ज्वलनशील सबसे अधिक कौन सा है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक, कौन सा सबसे अति ज्वलनशील है? सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को अगर ऐसे हवा में छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेगा। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। अब चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में है क्या? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक मतलब बेचने के लिए, जब बड़े बड़े उद्योग में अगर एल्युमिनियम बनाया जाता है या किसी अयस्क से निकाला जाता है तो उस अयस्क का नाम क्या है? निष्कर्षण करने के लिए किस अयस्क से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट, Al2O3 2S2O, Al2O3 2S2O। कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए? यहाँ पे हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, 33 का बी। चलिए अब 34। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, ये यौगिक कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूने पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, ये यौगिक कहलाता है क्या? क्या कहलाता है?
ये यौगिक कहलाता है आपका धातुमल। क्या कहलाता है? धातुमल। क्या कहलाता है? धातुमल। उसके बाद किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक भिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, समायवता, समरूपता, उपधर्मीयता क्या कहलाता है? किसी धातु के धातुकर्म का दो या दो से अधिक भिन्न रूप प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता। जैसे हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? अपरूप है। क्या है? सब अपरूप। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप के प्रस्तुतिकरण की क्या कहलाती है? अगर एक ही तत्व है उसके अलग अलग रूप हैं तो क्या कहलाते हैं? अपरूपता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूपता। जैसे कार्बन के अलग अलग रूप हैं, कार्बन के रूप हो जाते हैं जो अकेले पाए जाते हैं, ग्रेफाइट आपका, उसके बाद हीरा, कोयला, ये सब क्या है? कार्बन के अपरूप है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति क्या होती है? द्विगुत धनात्मक होती है, द्विगुत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। क्या होगा? धातु की प्रकृति क्या होती है? धातु की प्रकृति होती है द्विगुत धनात्मक। क्या होती है? द्विगुत धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही होगा, ए द्विगुत धनात्मक। उसके बाद चलते हैं अब 37 में। लोहा एवं इस्पात को लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा आप लोग जानते होंगे, लोहा और इस्पात को अगर ऐसी हवा में छोड़ दिया जाए तो वो क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है। इसको बचाने के लिए सबसे क्या करते हैं? इसके ऊपर किसका परत चढ़ाते हैं? इसके ऊपर चढ़ाया जाता है जिंक का परत। जिंक का परत को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। उसके ऊपर चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लोहा और इस्पात के ऊपर एक जिंक का परत चढ़ाया जाता है जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लोहा और इस्पात के मुकाबले जिंक बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। लोहा और जिंक के अगर बनिस्बत देखा जाए तो। चलिए इसका हो जाएगा आपका डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जिप्सम को गर्म करने के बाद उसमें जो वाटर रहते हैं, वाटर क्या होते हैं? वाष्प बन के उड़ जाते हैं और हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन। द्विगु अपघटनी परीक्षण, द्विगु अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किससे? द्विगु अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है क्या? एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से कोई नहीं। एनोड में किससे बनाया जाता है? एनोड। ए नंबर सही हो जाएगा आपका। अब चलते हैं 40 में। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। कैसे क्या होता है? पोटेशियम ना। चल अब इसका क्या हो जाएगा आपका? सबसे अधिक क्रियाशील धातु मैग्नीशियम, MgCaNa K। क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डी नंबर वाला। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? डी नंबर वाला है। चलिए इसके बाद जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। अगर मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाए तो उससे जो उत्पन्न आग होता है, आग जिससे बनता है, उस आग का कलर क्या होता है? पीला, नीला, चमकीली, उजला, लाल। कौन सा कलर का होगा? चमकीली लाल, उजला कलर का होता है। कौन सा कलर? चमकीली उजला कलर का। कौन सा कलर का होगा? चमकीली उजला कलर का। मैग्नीशियम की फीता को अगर जलाया जाए तो उससे क्या आग निकलता है? चमकीली उजला। चलिए चलते हैं अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में। रॉयल जल किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है?
एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इसका नाम क्या है? एक्वारेजिया और या रॉयल जल किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? इसका क्या होगा? 3:2 में, 2:3 में, 3:1 या 1:3 में? किस अनुपात में मिलाया जाता है? इसको मिलाया जाता है 3:1 में। किस अनुपात में? 3:1। याद रखिएगा आप लोग। एक्वारेजिया किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? किसका? 3:1 में। चलिए अब चलते हैं 43 नंबर। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अगर कोई धातु शुद्ध है तो उसका ऊपरी सतह क्या होगा? उसका सतह क्या होगा बताइए आप लोग? चमकदार, खुरदुरा, काला, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चमकदार होगा। क्या होगा? धातु का ऊपरी सतह क्या होगा? चमकदार। चलिए अब 44 नंबर में चलते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, तन्यता, उसके बाद लचीलापन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आप लोग बताइए? 44 नंबर में बी, तन्यता। तन्यता के कारण क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को तार के रूप में बदला जा सकता है। और आघात वर्धनीयता क्या होता है? मेलेबिलिटी, वह गुण जिसके कारण धातु को पीट पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सकता है। पहला वाला जो आघात वर्धनीयता है उसके कारण धातु को पीट पीट करके चादर के रूप में बदला जा सकता है। और दूसरा वाला तन्यता जिसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, और इस गुण को बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण क्या होता है? धातु को तार के रूप में बदला जा सकता है। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। DUCTILITY, डक्टिलिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अभी तो बताया आप लोगों को। तन्यता हो गया तार के लिए, आघात वर्धनीयता होगा। क्या होगा? आघात वर्धनीयता होगा। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का बी हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। इस गुण के कारण चादर बनाया जाता है। चलिए 46 नंबर। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? तन्यता, ध्वनिक, आघात वर्धनीयता, क्या कहेंगे? सोनोरस। क्या कहेंगे जी? सोनोरस। बी नंबर वाला हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद 47 में चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, जिसको खींच खींच करके तार बनाया जा सकता है बहुत लंबा से लंबा। कौन सबसे ज्यादा है? चांदी नहीं है, तांबा भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, तो कौन होगा सबसे ज्यादा तन्यता धातु का? डी। कौन सा होगा? डी। सोना एक ऐसा धातु है जिसकी तन्यता सबसे अधिक होती है, सोना का। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तन्यता किसकी अधिक होती है धातु में? सोना का। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। उसके बाद कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। चलते हैं इसके बाद। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? है अधातु लेकिन चमकीला है। अधातु भी चमकीला होता है। कौन सा? आयोडीन। आयोडीन ही एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। आयोडीन कैसा धातु है? सॉरी, अधातु है जो कि चमकीला होता है। देखिए क्वेश्चन क्यों बना ये? क्योंकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं खास तौर से, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम। सबसे अधिक कठोर कौन सा होगा? हीरा। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर होता है अभी तक। अब फिर बाद में क्या होने वाला है पता नहीं। उसके बाद चलते हैं 52 नंबर। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं?
एथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोडीकरण। क्या कहा जाता है जी? कैथोडीकरण या एथोडीकरण? बताइए आप लोग। इसको कहते हैं एथोडीकरण। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। चलिए अब चलते हैं, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? कहने का मतलब है कौन से ज्यादा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, घटते हुए क्रम में, पहले से सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, सबसे ज्यादा कौन सा है अभिक्रिया के श्रेणी में? अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद अल्मोनियम, सबसे ज्यादा कौन? मैग्नीशियम, अल्मोनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस। क्वेश्चन नंबर 53 का सी नंबर होगा। चलिए उसके बाद इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम, कैल्शियम, पीबी, अल्मोनियम, सॉरी एयू, एयू का दूसरा नाम है। चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका? 54 का हो जाएगा सोडियम। सोडियम ही एक ऐसा धातु है इनमें से, इन चारों में से, जो कि अधिक अभिक्रियाशील है। अब चलते हैं 55 में। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? ये तो फटाक से आप लोग बता देना चाहिए। बताइए सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, कितना होगा? 11। उसके बाद चलिए 56 नंबर, पोटिस की परमाणु संख्या क्या होगा? पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या हो गया? आप लोग बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होगा? 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 56 का ए। उसके बाद सल्फर। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताइए फटाफट। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होगी? 8। उसके बाद चलते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होगी बताइए? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। उसके बाद हीलियम की परमाणु संख्या क्या होगी? हीलियम की परमाणु संख्या जल्दी बताइए। हीलियम की परमाणु संख्या 10। उसके बाद कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? कैल्शियम की परमाणु संख्या बताइए 20। उसके बाद फास्फोरस की परमाणु संख्या, फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होगी बोलिए? फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। उसके बाद आयनिक यौगिक, सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है? आयनिक यौगिक है ना, इसका गलनांक कितना, कौन ऐसा टेम्परेचर है जहां पे ये पिघलना शुरू हो जाएगा? बताइए। 887, 1074, 1045, 981, कौन से टेम्परेचर पे? बताइए ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो गलना शुरू हो जाए। 1074 पे। चलिए अब आप लोगों को बताना है कार्बोनेट आयस को सीमित वायु में अधिक ताप पर, मतलब कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन, निस्तापन, ऑक्सीकरण, अवकरण। कार्बोनेट आयस को कम वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो क्या कहलाएगा बताइए आप लोग? इसको कहा जाता है निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन। निस्तापन क्या कहते हैं जी? निस्तापन कहते हैं। कम वायु में कार्बोनेट आयस को गर्म करने पर यह आयस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। उसके बाद सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्फर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन। क्या कहते हैं जी? भर्जन। चलिए लंबे समय तक आदर्य वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं पेंट, गैल्वेनाइजेशन, जिंक, जंग। क्या कहते हैं? इसको जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। लंबे समय तक लोहा को अगर ऐसे वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो उसमें एक ऑक्साइड चढ़ जाता है, पतले कलर का, भूरे कलर का एक पतली पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांव की तरफ बोला जाता है कि जंग लग गया है, शहर में क्या बोलते हैं पता नहीं। आयस से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण
कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं? आयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धात्विक की धातुकर्म धातुशाला क्या कहलाता है? इसको धातुकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुकर्म। क्या कहा जाता है? धातुकर्म। जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है? इनमें से कोई नहीं। जंगरोधी स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है जी? मिश्र धातु। उसके सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? एफ, फ्लोरीन। उसके बाद क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Al, Zn, Fe, Mg। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा धातु है यहाँ पे? बताइए आप लोग फटाफट। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होगा? यहाँ पे नामांकन गलत हो गया, ये सी है। कौन सा होगा? सी एक ऐसा धातु, ये फेरस क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है जो यहाँ पे मौजूद है एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और फेरस में, इन चारों में से। उसके निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये तो सब किसी को पता होना चाहिए। बताइए आप लोग, किसको चाकू से काटा जा सकता है? बताइए। सोडियम को। सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? मतलब अंडा उंडा तलने के लिए या सब्जी उब्जी को तलने के लिए एक फ्राइंग पैन, जिसको हम लोग तवा बोलते हैं, उसके ऊपर एक ये चढ़ाया जाता है अभी कोटिंग, जिसको हम लोग पेंट बोलते हैं, काला कलर का चढ़ाया जाता है। वो किस चीज़ से बना होता है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी क्या चढ़ाते हैं? बताइए आप लोग। इनमें से सभी ग्रीज लगा करके भी, पेंट लगा करके भी, उसके जिंक की परत चढ़ा करके, इनमें से सभी। अब चलते हैं 73। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन? इन चारों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? इन चारों में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। कौन सा धातु सबसे भारी है? यूरेनियम। इसके बाद जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन सा होगा? बताइए। सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। जस्ता का अयस्क होगा आपका जिंक ब्लेंड। कौन सा होगा? जिंक ब्लेंड। उसके बाद सिलिकॉन है एक क्या धातु? अधातु, उपधातु, मिश्र धातु? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है जी? उपधातु है। याद रखिए सब। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। आभूषण बनने वाला सोना होता है 24 कैरेट का, 22 कैरेट, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 15 कैरेट का। कितना कैरेट का होता है जो आभूषण बनाए जाते हैं जिस सोने से? कितना कैरेट का होता है? बताइए। 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। चलिए, आप लोग बोलेंगे तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। हाँ, लेकिन आभूषण बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कुछ अलग चीज उसमें मिलाया जाता है जिससे उसकी कठोरता और बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन? कौन सा है? बताइए। आर्गन है। कौन सा है? आर्गन। देखिए बच्चों, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी अभी क्लास में थोड़ा सा बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा फंस के निकले, खराब निकले, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। चलिए, उसके बाद 78 में ताम्र एक टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालुमीन? क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। कांसा कहते हैं। कि क्या कहते हैं? कांसा। कांसा क्या है? मिश्र धातु है। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? सोना का परमाणु संख्या आपको बताइए आप लोग। 79। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। उसके बाद कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है? पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम? पारा होगा।
ये सब किसी को पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, कोई कलर का नहीं होता है। श्वेत जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा? श्वेत कलर का। कौन सा कलर का जी? श्वेत कलर का, है ना। उसके बाद गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14, 15, 16, 17, कितना होगा जी गंधक की परमाणु संख्या? गंधक की परमाणु संख्या होंगी बच्चों आपका 16, कितना? 16। उसके बाद अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। उदासी के अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड होंगे आपका अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन नहीं होते, ना ही क्षारीय होते। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाए उसको क्या कहेंगे? धातु। क्या कहा जाएगा? धातु। उसके बाद स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक बनाया जाता है, मिश्र धातु है, उसको 2 तरह के धातु मिलाए जाते हैं, 3 तरह के। तो आप लोगों को बताया गया है लोहा एवं कार्बन तो मिलाते ही हैं, उसके साथ साथ एक और चीज़ मिलाते हैं। कौन ऐसा धातु है बताइए उसका नाम? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? निकेल एवं क्रोमियम। कौन सा? निकेल एवं क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया 85। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर का जो केमिस्ट्री 10th क्लास का जो चौथा चैप्टर है उसका आप लोगों को कल ऑब्जेक्टिव 85 या उससे कम जितना भी हो आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है इसी से आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।